नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के 59वें दिन की, हिमाचल की जनता से कांग्रेस के वादों की। जानेंगे हिमाचल में क्यों बीजेपी है परेशान, मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के ऐलान की बात करेंगे, बीजेपी और आप के बीच छिड़ी लड़ाई की, रद्द हुई आरएसएस की रैली की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोरबी हादसे में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में बीजेपी को लगा झटका। पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्री थे जयनारायण व्यास। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का दर्जा एक समान, नागरिकों को दोनों का ही करना चाहिए बराबर सम्मान। राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए दायर हुई थी जनहित याचिका। T20 विश्व कप से बाहर हुआ मेजबान ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से दी मात। रेलवे ने दी राहत, प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में किया रोल बैक। दीपावली और छठ पूजा के दौरान 10 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट दिया गया था 50 रुपए का, अब फिर 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार में हर दिन इजाफा हो रहा है और आज इस यात्रा ने अपना 59वां दिन पूरा कर लिया। तो एक दिन के आराम के बाद कैसा रहा आगे का सफर और अब क्या है कांग्रेस की आगे की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 59वां दिन था, जिसकी भी शानदार शुरुआत हुई। एक दिन के विश्राम के बाद यात्रियों में दोगुना उत्साह देखने को मिला। यही वजह रही कि यात्रा सुबह 6 बजे तेलंगाना के मेडक जिले से शुरू हुई और यात्रियों ने सुबह के सत्र में जोगीपेट तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा की। आज की यात्रा में खास था कि ये वही जगह थी जहां से 1990 में इंदिरा गांधी ने शानदार जीत हासिल की थी। जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में धूम मचा रही है, तो वहीं अब महाराष्ट्र में भी धमाकेदार एंट्री की तैयारियों में लग गई है। बता दें कि धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, जिसके लिए जहां एक तरफ यात्री उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी तैयारियों में जोरों से लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार 9 नवंबर को पैदल मार्च में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यात्रा में राकंपा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को शामिल करने की योजना बनाई है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को एमबीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और आगामी बीएमसी चुनाव के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि चुनावों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही तारीखों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में चुनाव पर यात्रा का प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से यात्रा को सफल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और पार्टी को राकंपा और उद्धव की शिवसेना का साथ भी मिल गया है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस उत्साहित है और बीएमसी चुनाव के लिहाज से इस यात्रा को काफी अहम भी माना जा रहा है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जहां ऐलान हो चुका है वहां भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है और पार्टी राज्य में बीजेपी को कांटे की टक्कर भी दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं। उसी के चलते कल कांगड़ा जिले में प्रियंका गांधी जयराम सरकार पर जमकर बरसी थी, तो आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देंगे, साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात भी की। इसके अलावा हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र में सरकार बनने पर सेना की 4 साल वाली नौकरी का नियम वापस लिया जाएगा। कांग्रेस की 10 गारंटी, पुरानी पेंशन होगी बहाल, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 300 यूनिट बिजली फ्री, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में होगा मुफ्त इलाज, पशुपालकों से
हर दिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध, 2 रुपए किलो में होगी गोबर खरीद। कांगड़ा में अपने संबोधन के दौरान ही प्रियंका ने राज्य की जनता से कई वादे किए थे, जिनका जिक्र आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कर दिया। इस घोषणा पत्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने जमीन पर उतरकर आम जनता की परेशानियों को समझा है और अपने उसी अनुभव के आधार पर घोषणा पत्र जारी किया है। अब देखना होगा कि ये घोषणा पत्र जनता को लुभाने में कामयाब होगा या नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी योजना, पुरानी पेंशन बहाली जैसे तमाम चीजों का जिक्र किया। कांग्रेस राज्य की जनता को लुभाने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी आंतरिक कलह में ही उलझी हुई है और उसे अपनी हार का डर सता रहा है। और ये डर इस बार खुद पीएम मोदी के बयानों में देखने को मिला। तो ऐसा क्या बोल गए पीएम, देखेंगे रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। इसी इतिहास ने बीजेपी को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बागी नेता भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये चिंता अब पीएम मोदी के माथे पर साफ नजर आने लगी है। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी में बगावत को लेकर चिंतित नजर आए। सुंदरनगर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही बीजेपी है, कमल के फूल पर मिला हुआ वोट उन्हें मजबूत करेगा। उनके भाषण से साफ झलक रहा था कि पार्टी को बगावत का डर है। ये वाजिब भी है क्योंकि पार्टी में सालों तक काम करने वाले नेता बागी हुए हैं। बीजेपी हाईकमान भी ये जानती है कि बगावत की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ रही है। पीएम ने हिमाचल की जनता को संदेश दिया कि कैंडिडेट कौन है इस पर मत जाइए। वहीं बागियों को भी संदेश दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता। पार्टी ने यह संदेश उन 21 नेताओं को दिया है जो अकेले मैदान में उतरकर बीजेपी के कमल को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें प्रवीण शर्मा, बिलासपुर से सुभाष ठाकुर, बंजार से हितेश्वर सिंह, किन्नौर में तेजवंत नेगी, चंबा में इंदिरा ठाकुर जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लोअर हिमाचल और सीएम की गृह जिले में बीजेपी में ज्यादा बगावत है। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उनके मुकाबले कांग्रेस में मात्र 7 सीटों पर ही बागी मैदान में है। यानी साफ है कि बगावत का बिगुल बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि नेताओं की नाराजगी को पार्टी कैसे दूर करती है। पीएम के बयानों से साफ है कि राज्य में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। अब कोशिश तो दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन राज्य की जनता किसे चुनेगी ये तो नतीजे बताएंगे। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां जनता को दोबारा मतदान करना है और वो सीटें हैं देश के 5 राज्यों की। तो किन सीटों पर होने हैं उपचुनाव और क्यों खाली हुई थी ये सीटें, देखिए रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट सहित 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहनी, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर और यूपी की रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इन सीटों के लिए 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन गुजरात में भी दूसरे चरण की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी सीटों के लिए काउंटिंग गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की काउंटिंग के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों का भी ऐलान किया था। मैनपुरी में लोकसभा सीट का उपचुनाव मुलायम सिंह के निधन के चलते हो रहा है, जबकि रामपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव कराने की नौबत आजम खान की विधानसभा रद्द होने के चलते आई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसी तरह बिहार की कुरहनी विधानसभा सीट पर चुनाव अनिल सहनी की सदस्यता रद्द किए जाने के चलते हो रहा है। सहनी को दिल्ली की स्पेशल अदालत ने सांसद के रूप में फर्जी तरीके से यात्रा भत्ता लेने के आरोप में सजा सुनाई थी। ओडिशा की पदमपुर सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक विजय रंजन सिंह के निधन के चलते हो रहा है। राजस्थान की सरदार शहर और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट के विधायक का निधन हो जाने के चलते यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। संवैधानिक नियमों के अनुसार किसी भी रिक्त सीट पर चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। 5 राज्यों की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुकाबला होगा। वैसे मुकाबला तो इस समय आप और बीजेपी के बीच चल रहा है, वो भी गंभीर आरोपों का। दोनों ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आखिर क्यों दोनों के बीच छिड़ी है लड़ाई और किसने किस पर लगाए क्या आरोप, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि 2016 में राज्यसभा टिकट के बदले केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए मांगे थे और ये रुपए कैलाश गहलोत को दिए गए। किसी भी एजेंसी से इसकी जांच कराई जा सकती है। इससे पहले सुकेश ने जेल में बंद सत्येंद्र जैन और तिहाड़ के डीजी पर भी पैसे लेने के आरोप लगाए थे। सुकेश के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है।
वो रोज केजरीवाल के खिलाफ वेतो के आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। मैंने सुना है अगले हफ्ते उसे नड्डा बीजेपी में शामिल करवाएंगे। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने पिछले दिनों मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में सवाल कम किए और ज्यादा बोला कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आपको सीएम बना देंगे। मनीष सिसोदिया ने आप छोड़कर दिल्ली का सीएम बनने का बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो अब उन्होंने सीधे मुझसे ही संपर्क किया है। बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर हम लोग गुजरात में चुनाव नहीं लड़ते हैं और गुजरात में प्रचार बंद कर देंगे तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को छोड़ दिया जाएगा और उन पर लगे सभी आरोपों को हटा लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, वो गुजरात और दिल्ली दोनों ही जगह हार रही है, इसलिए उसने गुजरात विधानसभा चुनावों के परिणाम से पहले ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव करा लिया है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। फिलहाल दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। मुश्किल में तो बीजेपी की हर कदम पर मदद करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दिख रहा है। तमिलनाडु में संघ 6 नवंबर को कार्यक्रम करने वाला था। हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ अब पलटता दिख रहा है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 6 नवंबर को 50 जगह रैली की तैयारी कर रहा था। रूट मार्च तय हो गया था। अलग अलग स्थानों पर जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने इस आयोजन पर रोक लगा दी। तमिलनाडु पुलिस ने संघ को सिर्फ 3 स्थानों पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी, बाकी के 47 आयोजनों पर रोक लगा दी। इसके लिए पुलिस ने राज्य की कानून व्यवस्था का हवाला दिया। संघ ने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम की संख्या 3 से बढ़ाकर 44 कर दी, लेकिन कई शर्तें भी लगा दी। शर्तें ऐसी जिससे संघ खुद ही मुश्किल में फंस गया और बाद में परमिशन मिलने के बाद भी आरएसएस को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम पर रोक को लेकर तमिलनाडु पुलिस के निर्देश पर भी नाराजगी जाहिर की और पुलिस को संघ के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने का निर्देश भी दिए, लेकिन फिर भी संघ को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। दरअसल जिन शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, उसे स्वीकारने को संघ तैयार नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस इलान थिरैया ने अपने आदेश में कहा था कि संघ की रैलियों में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए गए संगठनों के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना या काम करना चाहिए जिससे देश की स्वायत्तता और अखंडता पर असर पड़े। इसके साथ ही रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लाठी डंडे और किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के लाने पर भी रोक रहेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि इन रैलियों के लिए आरएसएस से शपथ पत्र भी लिया जा सकता है, जिससे ये साफ हो सके कि संघ के कार्यक्रम में किसी भी तरह की सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई संघ ही करेगा। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर इनमें से किसी शर्त को नहीं माना जाता तो पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इन शर्तों के साथ संघ को कार्यक्रम की अनुमति मिली थी, लेकिन संघ ने अब अपने कार्यक्रम ही रद्द कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोरबी हादसे में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। गुजरात के मोरबी हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से गुजरात सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और विपक्ष इस हादसे का जिम्मेदार गुजरात सरकार की लापरवाही को ही बता रहा है। वहीं इस मामले में जांच जारी है और जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर पीएम मोदी घिर गए हैं। तो क्या हुआ खुलासा, देखिए रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक हुए मोरबी केबल पुल हादसे ने गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकार विपक्ष के निशाने पर पहले ही थी और जांच के दौरान सामने आ रही जानकारी गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है और कांग्रेस को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे रही है। जहां सरकार पहले ही एक घड़ी बनाने वाली ओरेवा कंपनी को पुल मरम्मत का टेंडर दिए जाने के चलते घिरी हुई थी, वहीं अब जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसके चलते कांग्रेस ने पीएम पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा, गुजरात का जो पुल टूटा उसकी मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए पास हुए, इसमें से सिर्फ 12 लाख रुपए में मरम्मत हुई, बाकी के 1 करोड़ 88 लाख की रेवड़ी बटी। गुजरात के सीएम का नाम कोई नहीं जानता, सब कुछ पीएम मोदी के हिसाब से चलता है। पीएम को बताना चाहिए भ्रष्टाचार की रेवड़ी किस किस में बटी। यानी कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। दरअसल कांग्रेस ने ये आरोप उस रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं जो पुलिस को जांच के दौरान मिली है। दरअसल ओरेवा को पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे। कंपनी ने उसका महज 6% यानी 12 लाख रुपए ही खर्च किया था। 6 महीने की मरम्मत करके पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था। पुल की मरम्मत पर खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब सब कॉन्ट्रैक्टर देव प्रकाश सॉल्यूशंस फर्म के पास से जब्त किए गए डॉक्यूमेंट से मिला है। ओरेवा ने देव प्रकाश सॉल्यूशंस को मरम्मत करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
काम पूरा होने के बाद 24 अक्टूबर को ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके परिवार ने पुल फिटनेस टेस्ट किया और पुल को फिट बता दिया। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवाल जायज हैं कि बाकी का पैसा कहां गया और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।